पहली जेल की फरारी के बाद वह मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आ गया। इस बार एक ऐसे जेल में भेजा गया जो सबसे सेफेस्ट जेल तो थी ही, लेकिन उस जेल में भी एक स्पेशल यूनिट थी जिसमें रखा जाता था कुछ चुनिंदा अपराधियों को। सेफ्टी इस हद तक टफ थी कि वहाँ एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 दरवाजे थे। सेल तक पहुँचने से पहले कैदियों को गुजरना पड़ता था इंडोर से। गार्ड इसे कहते थे इलेक्ट्रिक जू। उनका अहंकार बोलता था यहाँ से भागना असंभव है। वास्तव में ऐसा था भी। सच्चाई जानने के बाद भी ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट वांटेड मैन भागने के लिए डिटरमाइंड है। ये था रसेल मैड डॉग कॉक्स। Meet Russell Mad Dog Cox, Australia's most wanted man for 11 years. Russell Cox is a bloody good bloke. Russell Cox was an armed hold-up man. Russell Cox is the first prisoner ever to escape from Katinga. Russell Cox is the first prisoner. Russell Mad Dog Cox. Russell Cox moved effortlessly across state borders. Russell Cox and Ray Bennett. Mad Dog Cox and Raymond John Denny. Russell Cox was able to blend in. स्टोरी की शुरुआत हुई मात्र 37 वर्ष पहले साल 1988 से। यह है देश ऑस्ट्रेलिया। यह वह समय था जब मीडिया में एक नाम अचानक से गूंजने लगा, रसेल कॉक्स, जो मैड डॉग नाम से भी जाना जाता है। पिछले 11 सालों से ऑस्ट्रेलियाई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसे ढूंढने में लगी थी। रसेल कॉक्स की सच्चाई हमें ले जाती है ऑस्ट्रेलिया के 1970 के दशक में। उसका जन्म न्यू साउथ वेल्स में हुआ। परिवार मिडिल क्लास था, कोई स्पेशल वेल्थ नहीं, न ही कोई बड़ी कमाई, लेकिन उसके मन में हमेशा से एक बेचैनी थी। वह कुछ अलग करना चाहता था, कुछ बड़ा। दुर्भाग्य से ये सपना सही रास्ते की बजाय अपराध के रास्ते पर उसे ले गया। स्कूल के दिनों में ही वह छोटे मोटे झगड़ों, चोरी तथा झूठ बोलने में माहिर हो गया था। इन हालातों में पकड़ने वाला कोई नहीं। जब पहली बार उसने एक स्टोर में सामान चुराया और बच निकला, वहीं से उसे अपने एबिलिटी का एहसास हुआ। सिर्फ 18 साल की उम्र में रसेल कॉक्स ने अपना पहला सीरियस क्राइम किया, एक बैंक रॉबरी। हथियार के दम पर बैंक में घुसना, लोगों को डराना और पैसे लेकर फरार हो जाना। ये सब उसने इतनी सफाई से किया कि पुलिस को भी शक नहीं हुआ ये किसी नौजवान का काम है। उस दिन के बाद वह सिर्फ एक चोर नहीं रहा, बन गया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा बिना किसी गैंग के। उसकी अपराध शैली बाकी क्रिमिनल से अलग बनाती थी। कभी एक जगह पर ज्यादा समय नहीं रुकता, अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता और पुलिस के सोच से 2 कदम आगे चलता। जल्द ही पुलिस डिपार्टमेंट उसे हाई रिस्क क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया। उसके अपराध का सफर और आगे नहीं चल सका। साल 1975 में आखिरकार एक बड़े आर्म रोबरी के मामले में उसे पकड़ लिया गया, रखा गया लॉन्ग बे करेक्शनल कॉम्प्लेक्स में। ये इसके सबसे सेफेस्ट जेल में से एक थी, क्योंकि वह न सिर्फ भागने की कोशिश कर सकता था बल्कि जेल के अंदर भी एग्रेसिव तथा थ्रेड बन सकता है। जहां ऑर्डिनरी क्रिमिनल जेल में टूट जाते हैं, वहीं रसेल कॉक्स और मजबूत हो गया। सिक्योरिटी सिस्टम को पढ़ना शुरू किया, कौन कब आता है, गार्ड की शिफ्ट कब बदलती है, कौन से कैमरे चालू नहीं रहते, साथ ही साथ कहाँ की दीवारें कमजोर हैं। वह हर एक छोटी बात को नोट करता गया। साल 1975 में मॉडर्न स्क्रीनिंग तथा मेटल डिटेक्टर जैसी एडवांस सिक्योरिटी नहीं थी। वह जेल में एक पिस्तौल लाने में कामयाब हुआ। इस तरह अब उसके पास फिर से हथियार था। फाइनली टाइम आ चुका है। 8 अगस्त साल 1975 बज रहे थे दोपहर के 2:45। वह अपने 2 साथियों के साथ अपनी चाल चलता है। उनके अकॉर्डिंग ट्रक आने का वक्त हो चुका था। ट्रक जैसे ही अंदर आया, ड्राइवर को शोर शराबा सुनने को मिला। सच पता करने नीचे उतरा। वास्तव में ये कॉक्स की चाल थी। जल्दी से साथियों की हेल्प से उसे गन पॉइंट पर लिए। आगे तिजोरी खोलने को कहा गया जिसमें था हथियार। इस तरह मिले हथियार से उसके दोनों साथियों को बंदी बनाया। प्रिजन ट्रक पर कब्जा करके तेजी से बाहर की ओर बढ़े। जैसे ही अलार्म बजा, गोलियां चलने लगी। गोलीबारी में ट्रक एक व्हीकल से टकराया। इसी मौके का फायदा उठाकर पकड़ लिया गया। इस तरह मैड डॉग फिर से प्रिजन की निगरानी में था। इस बार जेल से भागने की कोशिश के लिए उम्र कैद की सजा के साथ इस जेल के एक स्पेशल सिक्योरिटी विंग जो था कटीनो में बंद किया गया। इसे वास्तव में कहा जाता था इलेक्ट्रॉनिक जू। सभी मूवमेंट स्विच तथा बेल से कंट्रोल होती थी। सेल तक पहुंचने से पहले कैदियों को कई सारे गेट से होकर गुजरना पड़ता था। सामने का गेट तब तक नहीं खुलता जब तक कि पीछे का बंद नहीं हो जाता। इन दीवारों के भीतर केवल 35 सबसे सेंसिटिव क्रिमिनल को कैद रखा जाता। कटीनो यूनिट को कहा जाता है जेल के भीतर जेल। इसका डिजाइन 2 गुनी मोटाई वाली कंक्रीट की दीवारें, बुलेट प्रूफ तथा फायर प्रूफ दीवारें, 7 लेवल्स की सिक्योरिटी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक,
मैनुअल लॉक, सीसीटीवी, सायरन तथा आर्म गार्ड शामिल थे। यहाँ से भागने का सोचना भी मौत को गले लगाने जैसा माना जाता था। कैटिनो यूनिट में प्रिजनर को न आम कैदियों की तरह खुला समय मिलता, न कोई फिजिकल कांटेक्ट। हर कैदी को एक अकेला सेल, केवल लिमिटेड टाइम के लिए टहलने का मौका। यही वह माहौल था जहां रसेल कॉक्स को रखा गया ताकि उसका दिमाग कूल डाउन हो जाए। लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि यही एकांत कॉक्स के लिए एक बड़ा हथियार बनने वाला है। जहां अदर कैदी खाली दीवार को घूरते रहते थे, वहीं कॉक्स हर कोने, हर इंस्ट्रूमेंट और हर मूवमेंट को नोट कर रहा था। रोज अपनी सेल की दीवारों, छत और दरवाजों को इंस्पेक्ट करता। उसने जल्द ही पता लगाया सिक्योरिटी गार्ड की सर्विलेंस रूटीन में एक स्लीपिंग विंडो है। सबसे इम्पोर्टेंट, जेल की छत तक एक वेंटिलेशन डक्ट जाता है जो अगर खोला जाए तो बाहर निकलने का रास्ता बन सकता है। एक वक्त था जब जेल में सिर्फ ताले और चाबी हुआ करते थे, लेकिन साल 1970 के दशक तक कैटिनो यूनिट में कई तकनीकी जोड़ी जा चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक लॉक, कैमरे, सायरन, सेंसर, लेकिन हर टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला है एक इंसान। कैटिनो भले ही थ्योरेटिकल इनविजिबल थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली उसमें कई छोटे छोटे सुराख थे। गार्ड की पाली बदलने के बीच कुछ मिनटों की नो विजिबिलिटी विंडो। एक गार्ड जो अक्सर सिगरेट के बदले मदद करने को तैयार था। छत की ग्रिल जो वर्षों से मरम्मत नहीं हुई थी, और सबसे खतरनाक, एरोगेंस की यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। वह इन सभी बातों को एक पजल की तरह जोड़ता गया और एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करने लगा जिसे किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। कुछ महीनों में गार्ड शेड्यूल की लिस्ट बना ली, सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट नोट कर लिया, छत की बनावट का अंदाजा लगाया। कैटिनो यूनिट जो दुनिया के सबसे सुरक्षित जेल विंग में गिनी जाती थी, वहाँ रहकर भी रसेल हर उस चीज को याद कर रहा था जो बाहर थी, जैसे खुली हवा, भागती गाड़ियां, गुमनाम चेहरों वाली भीड़। वह जानता था अकेले प्लान बनाना आसान है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट में लाने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसने बहुत सावधानी से जेल के भीतर ऐसे 2 कैदियों से कांटेक्ट बढ़ाया जिसकी क्राइम स्किल तो थी ही, बट वफादारी खरीदी जा सकती थी। उनका नाम आज तक ऑफिशियल रिकॉर्ड में सामने नहीं आया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उन्हें इनमिट एक्स तथा इनमिट वाई के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। पहला कैदी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक्सपर्ट, जिसने प्रीवियसली बैंक के अलार्म सिस्टम को हैक किया था, जबकि सेकेंड प्रिजनर शरीर से स्ट्रॉन्ग और पहले से 2 जेल ब्रेक अटेम्प्ट में सफल रहा था, हालांकि बाद में आ गया था पकड़ में। रसेल कॉक्स सेल की सभी वीक पॉइंट को नोट कर चुका था। सबसे महत्वपूर्ण, जेल की छत पर पहुंचने के लिए 3 पॉसिबल रास्ते को खोज निकाले। बीते दिनों में उसने नोट किया कि एक गार्ड जो अक्सर थका हुआ तथा ड्यूटी से बोर हुआ इंसान है, पकड़ में आई एक कमजोरी। गार्ड सिगरेट, शराब तथा पैसों के बदले छोटी मोटी मदद करने को तैयार है। यहीं से रसेल ने उसका यूज शुरू किया। सबसे पहले उस गार्ड से पहले कैदी को पैसे की कंसाइनमेंट पहुंचाने के बहाने एक लिफाफा भिजवाया, जिसमें लिखा था, आजादी का सपना देखने की हिम्मत है। धीरे धीरे उसे चाय, बीड़ी, फिर नकदी के बदले एक एक जानकारी निकलवानी शुरू की। कौन से कैमरे पुराने हैं, कौन सी ग्रिल को पिछले साल रिपेयर नहीं किया गया, गार्ड के रूप में किस समय ह्यूमन प्रेजेंस 0 है। सेल के ऊपर की छत तक पहुंचना, रात के टाइम जब सभी सो रहे हो तो वेंटिलेशन डक्ट की ग्रिल को खोलना, पहले कैदी की मदद से इलेक्ट्रॉनिक ट्रिम से ग्रिल की जाली को बिना शोर के हटाना, गार्ड के शिफ्ट का सही समय, बारी बारी से वह हर इंफॉर्मेशन निकाली जाने लगी जिसकी उसे जरूरत थी। गार्ड के पेट्रोल टाइम में 7 से 11 मिनट का ब्लाइंड पीरियड नोट किया गया था। यह वही वक्त था जब छत पर चढ़ने का प्लान होगा। अगला मिशन था अलार्म सिस्टम को बाईपास करना। दूसरे कैदी ने जेल में इस्तेमाल हो रहे अलार्म सिस्टम का डमी मॉडल बनाया और महीनों उस पर प्रैक्टिस किया। बाहर निकलने के बाद पहले से चोरी हुई कार विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन के तक पहुंचने का रूट तय कर लिया। इस काम के लिए दूसरे कैदी के एक पुराने साथी से कांटेक्ट करवाया गया। वह भागने के टाइम जेल के बाहरी दीवार से लगे कंस्ट्रक्शन साइट पर रात को इंतजार करेगा। यह सब कुछ होते हुए जेल एडमिनिस्ट्रेशन को रत्ती भर भी डाउट नहीं हुआ। गार्ड अक्सर कहते थे रसेल अब बदला हुआ लगता है, वह सुधर गया है जेल में, लेकिन हकीकत यह थी वह अब तक का सबसे बड़ा धोखा दे रहा था। कैटिनो के हाई सिक्योरिटी के बावजूद गार्ड की मदद से उसने एक औजार हासिल किया। यह था हेक्सास ब्लेड। इसे खुद तक पहुंचाने यानी सेल में लाने के लिए किताब की मदद ली गई। इस काम के लिए बुक की ही मदद ली गई। ये पूरी तरह क्लियर नहीं था, लेकिन इस तरह की चीजें किताब की हेल्प से ही अंदर लाई जा सकती थी, जबकि खाने पीने की चीजों को अंदर लाते समय अधिक सावधानी बरती जाती थी।
दिन पर दिन जैसे जंगली जानवर अपने शिकार का इंतजार करता है, सेम वैसे वह एक्सरसाइज यार्ड की सलाखों को हेक्सार्ड ब्लेड की हेल्प से काटना शुरू कर दिया। जब गार्ड का ध्यान भटका होता तो वह दौड़कर जाता, सलाखों में कुछ आरी के बार लगा देता। हर दिन के अंत में वह मार्किंग टेप से छुपा देता था। इस तरह वह इलेक्ट्रॉनिक चिड़ियाघर से आजाद होने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड था। फाइनली 4 नवंबर साल 1977 को वो अपनी चाल चलने के लिए तैयार है। सेल में जाते समय जानबूझकर जूते को यार्ड में छोड़ दिया, दोबारा लेने के लिए गार्ड को आसानी से मनाया। इस तरह उसे जैसे ही अकेला छोड़ा गया, भागने की प्लानिंग बनाना शुरू किया। दीवार के एक दरार में एक पिंग पोंग ब्लेड फंसा देता है, इसे इस्तेमाल करता है पैर रखने के लिए, आसानी से चढ़ जाता है। सबसे पहले सलाखों को नीचे की ओर किया, उन्हें खींचा और बाहर निकला। लगभग 12 फीट की ऊंचाई से कूद गया नीचे, फिर 15 फीट ऊंची कांटेदार तार के बाड़ को पार किया और भाग गया। जब तक एक ऑफिसर्स की नजर उस पर पड़ी तब तक हो चुकी थी बहुत देरी। एक बार फिर गोलियों से बचते हुए इनएस्केपेबल माने जाने वाले जेल से फरार हो चुका था। रात 11:30 बजे के आसपास कार में बैठ चुका था, जो प्लान के अकॉर्डिंग कब से इंतजार कर रहा था उसका। कुछ ही सेकंड में वह लॉन्ग वे जेल की सीमा से निकल चुका था बाहर। अगले शिफ्ट का गार्ड कटिनो यूनिट में इंटर हुआ और सेल को चेक किया। सामने जो दिखा हक्का बक्का रह गया, जेल खाली था। ग्रिल के पास एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो हम बहुत दूर निकल चुके हैं। पूरा जेल प्रशासन हिल गया, सायरन बजाया गया, पूरे सिडनी में नाकेबंदी शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए जिसमें कुछ खास नहीं दिखा। देश की हर मेजर रोड पर कॉक्स के पोस्टर तथा वार्निंग लगाई गई, लेकिन तब तक रसेल कॉक्स ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक कैदी हवा में गुमसा हो चुका था। लॉन्ग बे करेक्शनल कॉम्प्लेक्स का इतिहास कभी वैसा नहीं रहा। ईयर 1977 की उस रात ने न सिर्फ जेल प्रशासन को हिलाया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी मॉडल को भी बदलने पर मजबूर किया। 1970 की उस हिस्टोरिकल रात के बाद रसेल मैडॉक्स केवल उस जेल से भागा हुआ अपराधी नहीं था, बन चुका था ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट वांटेड तथा सबसे मिस्टीरियस फिगरेटिव। जेल से निकलना कठिन था, लेकिन बाहर रहना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। वह यह अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस, इंटरपोल, खुफिया एजेंसी तथा मीडिया सब उसके तलाश में लग चुके हैं, लेकिन फिर भी वह सालों तक कानून के पकड़ से बाहर रहा। नया नाम, नई पहचान तथा नया शहर। जेल से भागते ही कॉक्स ने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई पहचान को मिटाना और नया जीवन बनाना। उसने सबसे पहले बाल मुड़वा लिए, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और आंखों पर मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहन लिया। फिर एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस, एक नया नाम, एक कहानी की एक सोल्जर है जो PTSD से गुजर रहा है। शुरुआत में ब्रिस्बेन से बाहर निकलने से पहले एक पुरानी कार रिपेयर शॉप में काम करना शुरू किया। जानता था कि बाहर का जीवन जेल से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब उसे हर चेहरे पर शक करना था, हर सवाल में एक नया जवाब देना था तथा हर दिन एक नई कहानी बनानी थी। वह किसी से घुलता मिलता नहीं था, उसकी हैबिट बहुत लिमिटेड थी। सुबह जल्दी उठना, मामूली खाना खाना और रात को बिना किसी बातचीत के सो जाना। पता था कि अगर बड़े अपराध किए तो तुरंत पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने कम प्रोफाइल लेकिन शातिर स्कीम अपनाई। छोटी चोरी, कैश में लेन देन तथा गैर कानूनी ट्रेडिंग। पहचान बदलकर मेलबर्न, फिर एडिलेड और अंत में पर्थ तक अपना दायरा एक्सपेंड किया। हर 2 से 3 महीनों में जगह बदल देता। जैसे जैसे साल बीतते गए वह रहस्य बनता गया। मीडिया रिपोर्ट्स अब उसे क्रिमिनल घोस्ट कहने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा है, कभी टैक्सी ड्राइवर के रूप में, कभी बार्बर शॉप में तो कभी किसी चर्च में, लेकिन पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। साल 1980 के दशक तक NSW पुलिस फोर्स ने उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल फोरेंसिक टास्क फोर्स बनाई, बट वह हर पोटेंशियल ट्रैप को पहले से ही भांप लेता था। कुछ ऑफिसर्स तो ये मानने लगे थे शायद वह देश ही छोड़ चुका है। इसी तरह टाइम बीतता रहा। समय आ चुका है साल 1986। ये वह समय था जब पुलिस को लगा कि उन्होंने कॉक्स को एक पुराने फार्म हाउस में घेर लिया है, लेकिन जब अंदर पहुंचे तो वहां सिर्फ एक आधा पिया हुआ कॉफी कप तथा जला सिगरेट मिला। कई ऑफिसर्स इसे उसका सिग्नेचर स्टाइल मानने लगे, हर बार वहां से बस कुछ सेकंड पहले भाग जाना। हालांकि वह कानून से बच रहा था, लेकिन इस जिंदगी ने उसे एकदम अकेला कर दिया था। न कोई दोस्त, न परिवार, न अपना नाम, न पहचान। वह लिखता है, आजादी पाने के लिए मैंने जो कीमत चुकाई वह शायद जेल से भी ज्यादा बड़ी है। साल 1987 तक रसेल कॉक्स नए नाम से क्वींसलैंड में रह रहा था। उसकी पहचान थी एक अकेला शांत आदमी, कैश में लेन देन, कोई फोन नहीं और कोई सोशल नेटवर्क नहीं, लेकिन उसके व्यवहार में एक आदत अभी भी बची थी।
छोटे अपराध की परछाई। अब भी वह चोरी के वाहनों का उपयोग करता, नकली ड्राइविंग लाइसेंस पर चलाता तथा लो प्रोफाइल मगर क्रिमिनल माइंड रहता। साल 1988 के शुरुआत में NSW पुलिस, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस तथा इंटेलिजेंस यूनिट ने मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया। इसका एकमात्र पर्पस था रसल कॉक्स को जिंदा पकड़ना। उन्होंने पुराने बैंक रोबरी केस के फाइलें खोली, उसके फरारी के दौरान सामने आए छोटे इंसिडेंट को एनालाइज किया, कई जेल में बंद पुराने गैंग के लोगों से सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन की, पर अभी भी पकड़ से बचा रहा। एक गिरगिट की तरह अपनी पहचान बदलता रहा। वह दाढ़ी बढ़ाता, अपने बालों का रंग बदलता, अलग अलग अंदाज में कपड़े पहनता रहता, साथ ही बदलता रहता था लोकेशन, कभी भी ज्यादा समय एक जगह नहीं रुका। बीते सालों में वह इंग्लैंड, जर्मनी तथा न्यूजीलैंड गया। यह चालाक फिगरिव कानून से बचते हुए दुनिया भर में घूमता रहा। ऐसा लग रहा था कोई भी उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल पाएगा। ऑफिसर्स को लगने लगा था वह पूरी तरह से बाहर जा चुका है पकड़ से, बट किस्मत को कुछ और मंजूर था। पुलिस को एक कॉल मिला वेस्टफील्ड शॉपिंग टाउन कार पार्क से। 2 कारों में 3 लोग सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके पास है हथियार। जल्द ही उस कार के पास पहुंचे जो खुला हुआ था। कमोड के अंदर पहचान पत्र मिले। कार में मिले ID कार्ड उसके दूसरे दोस्त रे डेनिस के थे, जो पुलिस के लिए अच्छी तरह से जाने पहचाने थे। रेमोड जॉन डेनिंग अपने वायलेंट क्राइम तथा जेल के 3 बार फरार होने के लिए फेमस था। कुछ ही देर बाद कॉक्स डेनिंग के साथ कार की ओर आता हुआ दिखा। ऑफिसर्स को जरा भी खबर नहीं थी ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट वांटेड में से एक उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर है। इसी टाइम ऑफिसर शॉट गन लेकर कार से बाहर निकल रहे थे। अचानक कॉक्स ने उन्हें देखा हुआ बढ़ रहा था पुलिस की तरफ। भीड़ भाड़ वाले कार पार्क के बीच भागने की कोशिश किया। अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई। 3 गोलियां कार को लगी, विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गया। ड्राइवर गाड़ी को एक ईंट की दीवार में ठोक बैठा। टक्कर से दोनों हैरान रह गए। एक और गोली चलने से पहले पकड़ में आ गए। गोलीबारी 20 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गई। ये पुलिस तथा उसके शिकार दोनों के लिए जीवन तथा मृत्यु की जंग थी। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से खबर थी वह रे डेनिस से कांटेक्ट में था, बट उसके पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पकड़े जाने पर भी कंफर्म नहीं था वह कॉक्स है जो फरार है पिछले 11 सालों से। पूछताछ में उसने कहा कि जब आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ सभी हैरान रह जाओगे। लेकिन एक आयरोनिक लीगल ट्विस्ट में उसके 11 सालों की फरारी को उसके कुल सजा में गिन लिया गया। 8 दिसंबर साल 1994 को अपनी 29 साल की सजा में से केवल 18 साल काटने के बाद उसे रिलीज कर दिया गया। कॉक्स को जब रिहाई मिली इसके मात्र 12 वर्ष बाद साल 2006 में एक कैदी ने जेल से भागने की एक ऐसी अनोखी योजना बनाई जिसमें ना ही शामिल था सुरंग, ना ही जेल का दरवाजा, ना ही कैदियों से मदद, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।